हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 विषय गणित का मॉडल पेपर विद सॉल्यूशन के साथ देखने वाले हैं, जो कि माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी किया गया है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको कक्षा 10 विषय हिंदी और विज्ञान का मॉडल पेपर हल सहित सॉल्यूशन उपलब्ध करा दिया है। यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। और इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो आपको टाइम दिया जाएगा 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा और जो आपका पेपर आएगा 80 अंक का आपका पेपर आएगा। और यहाँ पर परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश दिए गए हैं, सभी निर्देशों को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। तो यहाँ पर पहला निर्देश है सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। दूसरा निर्देश है प्रश्नों के लिए आवंटित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। इसके बाद तीसरा निर्देश है प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। इसके बाद चौथा निर्देश है कि प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। तो इस प्रकार से इन सभी निर्देशों को आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ लेना है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर जो आपके 6 अंक में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि संख्याओं 4 और 9 का महत्तम समावर्तक अर्थात HCF होगा। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन अर्थात इसका जो HCF होगा 1 होगा, क्योंकि यहाँ पर यदि हम 4 के गुणनखंड निकालें तो इस प्रकार से 2 गुणित 2 हो जाएंगे और 9 के गुणनखंड यहाँ पर 3 गुणित 3 हो जाएंगे। तो यहाँ पर HCF क्या होता है, जो दोनों संख्याओं के गुणनखंड में उभयनिष्ठ हो। तो यहाँ पर तो कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं है जो दोनों में हो। तो यहाँ पर जब कोई भी संख्या उभयनिष्ठ अर्थात कॉमन नहीं होती है तो उसका HCF क्या माना जाता है, 1 माना जाता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर दूसरा प्रश्न है यदि किसी द्विघात बहुपद ax वर्ग प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा हों तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है, यहाँ पर क्या होता है -b/a होता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यदि शून्यकों का गुणनफल पूछा होता अर्थात अल्फा इंटू बीटा पूछा होता तो जो शून्यकों का गुणनफल होता है वह c/a होता है। लेकिन यहाँ पर शून्यकों का योगफल पूछा गया है तो -b/a होता है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर तीसरा प्रश्न है कि रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 की कोई हल ना होने की शर्त है। तो कोई भी हल ना होने की शर्त क्या होती है कि यहाँ पर a1/a2 बराबर तो होते हैं b1/b2 के, लेकिन यहाँ पर c1/c2 के बराबर नहीं होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 4 है कि आपको एक AP अर्थात जो समांतर श्रेणी दी गई है 4 2 0 -2 में सार्वअंतर आपको बताना है। तो सार्वअंतर हम कैसे ज्ञात करते हैं, द्वितीय पद में से हम पहले पद को घटाते हैं। जैसा कि यदि हम 2 में से 2 यहाँ पर द्वितीय पद है और 4 यहाँ पर प्रथम पद है, तो यदि 2 में से हम द्वितीय पद में से पहले पद अर्थात 4 को घटा दें तो कितना बचेगा, -2 बचेगा, क्योंकि -4 बड़ी संख्या है और 2 छोटी संख्या है। इसलिए यहाँ पर इसका जो आंसर होगा -2 इसका राइट आंसर होगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो यहाँ पर सार्वअंतर कितना हो जाएगा, -2 होगा। इसके बाद प्रश्नांक 5 है किसी त्रिभुज ABC में DE समांतर BC है और AD बराबर x है, DB बराबर x-2 है और AE बराबर x+2 तथा EC बराबर x-1 है, तब x का मान होगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के आंसर को आपको कंफर्म कर लेना है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा डी नंबर के ऑप्शन अर्थात इसका राइट आंसर 2 होगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नांक 6। तो यहाँ पर प्रश्नांक 6 है बिंदुओं
x1/1 और b x2/2 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो यहाँ पर जो इसका फार्मूला होता है, मध्य बिंदु के निर्देशांक को मिलाने का जो फार्मूला होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2 होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से आपके सही विकल्प हो जाएंगे। इनको आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि सभी को इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड हो सके। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई भी स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम से है तो यहाँ पर सभी क्वेश्चन आपको इंग्लिश मीडियम में भी दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 है, रिक्त स्थान भरिए। यह आपको 7 अंक में पूछे जाते हैं। पहला खाली स्थान है कि भाज्य बराबर खाली स्थान गुणित भागफल प्लस शेषफल। तो यह फार्मूला आपने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में प्रयोग किया होगा। तो यहाँ पर यह फार्मूला क्या होता है कि भाज्य बराबर भाजक होता है, गुणित में भागफल होता है, प्लस शेषफल होता है। तो यहाँ पर खाली स्थान में आपको क्या लिख देना है, भाजक लिख देना है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। तो फार्मूला जो होता है भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल होता है। इसके बाद यहाँ पर दूसरा खाली स्थान है, घात 2 के किसी बहुपद के अधिकतम खाली स्थान शून्यक हो सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि 2 के घात अर्थात द्विघात बहुपद के जो शून्यक होते हैं कितने होते हैं, 2 शून्यक होते हैं। 2 शून्यक हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेकंड खाली स्थान का आंसर 2 हो जाएगा। इसके बाद तीसरा खाली स्थान है, द्विघात समीकरण ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 के विविक्त कर का सूत्र d बराबर क्या होता है। तो यहाँ पर जो विविक्त कर का सूत्र होता है d बराबर b वर्ग माइनस 4ac होता है। तो यहाँ पर b वर्ग माइनस 4ac होता है। तो इस प्रकार से तीसरे खाली स्थान का आंसर हो जाएगा b वर्ग माइनस 4ac। इसके बाद यहाँ पर चौथा खाली स्थान है कि समांतर श्रेणी a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d डेट डैश का nवां पद होगा। तो यहाँ पर जो nवें पद का ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है समांतर श्रेणी में, आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो फार्मूला होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता है, n-1 इंटू डी होता है। तो इस फार्मूला को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर पांचवा खाली स्थान है, वे सभी आकृतियाँ जिनके आकार समान होते हैं परंतु इनके माप समान होने आवश्यक नहीं है, खाली स्थान आकृतियाँ कहलाती हैं। तो आपको ध्यान रखना है वे आकृतियाँ समरूप आकृतियाँ कहलाती हैं। तो यहाँ पर आपको आंसर में समरूप लिख देना है, ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर छठवां खाली स्थान है कि बिंदु 4 0 खाली स्थान अक्ष पर स्थित है। तो यहाँ पर यदि हम इसको अक्ष पर प्रदर्शित करें तो यहाँ पर इस तरफ क्या होता है, एक्स अक्ष का धनात्मक अक्ष होता है इस तरफ, और इस तरफ एक्स अक्ष का ऋणात्मक अक्ष होता है, और यहाँ पर यह वाई अक्ष का धनात्मक अक्ष होता है, और नीचे वाई अक्ष का ऋणात्मक अक्ष होता है। तो यहाँ पर हमें 4 और 0 को अक्ष पर प्रदर्शित करना है और बताना है कि 4 और 0 बिंदु किस अक्ष पर स्थित है। तो यहाँ पर x का मान तो 4 होगा, अर्थात x में यहाँ कहीं 4 होगा तो बिंदु यहाँ पर आएगा, और बाई अक्ष में हमें 0 देखना है तो 0 तो यहाँ पर होता है मूल बिंदु 0 0। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 4 0 किस अक्ष पर स्थित होगा, यहाँ पर इस अक्ष पर स्थित होगा, अर्थात x अक्ष पर स्थित होगा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा कि जो 4 और 0 बिंदु किस अक्ष पर स्थित होगा, x अक्ष पर स्थित होगा। इसके बाद यहाँ पर सातवां खाली स्थान है, वृत्त की एक छेदक रेखा वृत्त को खाली स्थान बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो वृत्त की एक छेदक रेखा होती है वह वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो इस प्रकार से आपके सभी खाली स्थान के आंसर हो जाएंगे। इनको आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 सही जोड़ियाँ बनाइए, इनको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो यह आपको 6 अंक में पूछी जाती हैं। स्तंभ 1 और स्तंभ 2, यहाँ पर आपको 2 स्तंभ दिए गए हैं। यहाँ पर पहला है कोसेक वर्ग थीटा -1। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा ई नंबर के ऑप्शन से आपको मिला देना है, अर्थात कोट वर्ग थीटा होता है। इसके बाद सेकंड नंबर में दिया गया है सेक थीटा। तो सेक थीटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका जो उल्टा होता है 1/cos थीटा होता है। इसके बाद तीसरे नंबर में दिया गया है 1 - cos वर्ग थीटा। तो इसका जो आंसर होगा डी नंबर के ऑप्शन से आपको मिला देना है साइन वर्ग थीटा।
इसके बाद यहाँ पर चौथा क्वेश्चन में दिया गया है cot 30 डिग्री। तो यहाँ पर cot 30 का जो मान होता है यहाँ पर √3 होता है, अर्थात करनी 3 होता है। cot 30 का मान आपको ध्यान रखना है कितना होता है, करनी 3 होता है। इसके बाद पाँचवा प्रश्न है cos 90 - थीटा, अर्थात cos 90 - थीटा। तो cos 90 - थीटा क्या होता है, यहाँ पर sin थीटा होता है। तो इस प्रकार से sin थीटा हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद जो लास्ट में दिया गया है कि cos 48 डिग्री इंटू cosec 42 डिग्री प्लस sin 48 डिग्री इंटू sec 42 डिग्री। तो इसका जो आंसर होगा, यदि हम इसको सॉल्व करें तो इसका आंसर 2 होगा। तो इस प्रकार से आपकी ये सही जोड़ियाँ हो जाएंगी। इनको आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 4, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है कि दिए गए चित्र में बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ दिया गया है। तो px के शून्यकों की संख्या बतलाइए। तो यहाँ पर इसमें जो शून्यक होंगे केवल एक ही शून्यक होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 है कि दो चरों में रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो यहाँ पर दो चरों में जो रैखिक समीकरण का मानक रूप होता है यहाँ पर ax + by + c = 0 होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो दो चरों में रैखिक समीकरण का जो मानक रूप होता है ax + by + c = 0 होता है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 है, किसी द्विघात समीकरण के विविक्तकर का मान 0 है तो इसके मूलों की प्रकृति कैसी होगी। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी यहाँ पर विविक्तकर अर्थात d का मान 0 होता है तो उसके मूलों की प्रकृति कैसी होती है, मूल वास्तविक तथा समान होते हैं। तो आपको आंसर में क्या लिखना है कि मूल कैसे होंगे, अर्थात जो मूलों की प्रकृति होगी वास्तविक तथा समान होगी। तो आपको आंसर में लिखना है कि मूलों की प्रकृति वास्तविक तथा समान होगी, ये आपका आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4 है, वृत्त की परिधि का सूत्र लिखिए। तो यहाँ पर जो वृत्त की परिधि का जो सूत्र होता है यहाँ पर 2πr होती है वृत्त की परिधि। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5 है, शंकु के आयतन का सूत्र लिखिए। तो यहाँ पर जो शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 πr² h होता है। तो इस प्रकार से ये शंकु के आयतन का सूत्र हो जाएगा 1/3 πr² h। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 है, 3 3 4 5 5 का समांतर माध्य क्या होगा। तो जो यहाँ पर समांतर माध्य ज्ञात करने का फार्मूला होता है कि सभी संख्याओं का योग अर्थात सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो यहाँ पर सभी आंकड़ों का आप योग करेंगे 3 + 3 + 4 + 5 और यहाँ पर +5 करेंगे। और यहाँ पर कितने आंकड़े हैं उनकी संख्या हम नीचे लिखेंगे, 5 आंकड़े हैं तो यहाँ पर हम 5 लिखेंगे। इसके बाद हम ऊपर की संख्याओं को जोड़ेंगे तो 3 और 3 6 और 4 10 और 15 5 20 हो जाएंगे और बटे में कितने हैं 5 है। 5 से यदि हम इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 4 इसका राइट आंसर होगा, अर्थात इसका जो समांतर माध्य होगा कितना होगा 4 होगा। तो यहाँ पर छठवें क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 4 हो जाएगा आपका राइट आंसर। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 7 है, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता का मान कितना होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि निश्चित घटना की प्रायिकता का मान हमेशा 1 होता है। तो इस प्रकार से आपके एक शब्द या एक वाक्य में सभी प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे। इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5 सत्य असत्य लिखिए, जो कि आपको 6 अंक में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है। तो इस प्रकार की जो शर्त होती है यहाँ पर a = bq + r, इस प्रकार से। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, पहला कथन आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, वृत्त का क्षेत्रफल 2πr² होता है जहां r वृत्त की त्रिज्या है। तो यहाँ पर जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² होता है, लेकिन यहाँ पर 2πr² दिया गया है तो यह कथन आपका असत्य होगा। तो यहाँ पर दूसरा कथन आपका असत्य होगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, गोले का संपूर्ण पृष्ठ 2πr² होता है जहां r गोले की त्रिज्या है। तो यह कथन भी आपका असत्य होगा, क्योंकि गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है। तो इस प्रकार से तीसरा कथन भी आपका असत्य होगा, दूसरा कथन असत्य होगा, पहला कथन आपका सत्य होगा।
इसके बाद यहाँ पर चौथा प्रश्न है कि माध्यक, बहुलक एवं माध्य के मध्य संबंध बराबर होता है 2 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 3 माध्य। तो यह कथन भी आपका असत्य होगा। इसके बाद 5वां प्रश्न है किसी वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो यह कथन आपका बिल्कुल सत्य हुआ, क्योंकि वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 है यदि किसी घटना की प्रायिकता इस प्रकार से P है तो 0 <= P और P <= 1, अर्थात प्रायिकता हमेशा 0 से लेकर 1 तक होती है। तो इस प्रकार से आपका एक कथन सत्य होगा। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 का अथवा का क्वेश्चन हो जाएगा। इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 7 है द्विघात बहुपद x² + 5x + 6 के शून्य ज्ञात कीजिए। इसके बाद ये अथवा का क्वेश्चन हो जाएगा। तो सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर इसके अथवा का क्वेश्चन हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 9 हो जाएगा। तो सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से नोट कर लें और इनको आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि आपकी वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 हो जाएगा k का मान ज्ञात कीजिए। इसके अथवा का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। तो सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 12 हो जाएगा। और यदि आप इसकी PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी PDF प्रोवाइड की जाएगी। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 13 हो जाएगा। इसके अथवा का क्वेश्चन होगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 14 हो जाएगा। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 14 का अथवा का क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 15 हो जाएगा। इसके अथवा का क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 16, प्रश्न क्रमांक 17, प्रश्न क्रमांक 18। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों को आप अच्छे से नोट कर लें। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 19 हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 19 के अथवा का क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 20 हो जाएगा कि रैखिक समीकरण युग्म इस प्रकार से आपको दिया गया है को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ये आपको 4 अंक में पूछा जाता है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 20 का अथवा का क्वेश्चन हो जाएगा कि P के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का अद्वितीय हल होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 21 हो जाएगा कि यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 21 है कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए। इसे 5:8 में विभाजित कीजिए। दोनों भागों को मापिए। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 21 हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 22 हो जाएगा। इसके अथवा का क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 23 हो जाएगा। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि आपकी वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।